Very good afternoon to everyone. Hope you are doing great. Let's start our new lecture regarding the NDA. हमारी एनडीए की सीरीज़ चल रही है और इसमें हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपनी एनडीए सीरीज़ के लेक्चर्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, व्हाट आर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो व्हाट आर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, तो आंसर तो इसका यही है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, O2 प्लस N2 बोथ आर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो आपको पता ही है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है 78%, फिर ऑक्सीजन होती है 20%। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। देखिए नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर होता है, नाइट्रोजन होता है सोइल्स में एंड एनिमल्स में। प्लांट्स में नाइट्रोजन प्योरली फॉर्म में नहीं होता, अमोनियम सॉल्ट्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, अमोनियम सॉल्ट्स की फॉर्म में होता है। तो व्हाट इज़ द आंसर, आंसर इज सॉइल्स एंड एनिमल्स। तो 1 and 2 बोथ आर द करेक्ट। तो हेयर इज द आंसर नंबर सेकंड का सी इज द परफेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है हमारे सामने कि व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सीजन इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो इस सॉलिड स्टेट में ऑक्सीजन का कलर कैसा होता है, तो हम सबको पता है ऑक्सीजन के कलर कैसा होता है, पेल येलो इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, H2O इज अ लिक्विड एंड H2S इज अ गैस। देखिए ध्यान से देखिए, H2O जो होता है वो लिक्विड होता है और H2S जो होता है वो क्या होता है, गैस होता है। देखिए दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, ये जो लिक्विड है, लिक्विड का मतलब यहाँ पे फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, और गैस का मतलब यहाँ पे फोर्सेस क्या है, लेस स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि जो H2O है वो लिक्विड इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है सर, जब H किससे जुड़ जाए, फ़ोन से जुड़ जाए। ध्यान रखना, जब H किससे जुड़ जाए, फ़ोन से जुड़ जाए, H जुड़ जाए फ़ोन के साथ, तब हमारी कौन सी बॉन्डिंग शुरू हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। तो ये हम बोल देते हैं कि हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। और जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है ना, वो हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज़ कम्पेयर टू द सल्फर से। तो H में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हाइड्रोजन का, इसलिए वो लिक्विड है। तो आंसर इज फोर्थ का ए। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हमारे सामने क्लियर हो जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। इन अ केमिकल टर्म्स व्हाट आर एलम्स यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। देखिए एलम्स क्या होता है, एलम्स क्या होता है, हमारे पास डबल सल्फेट्स होते हैं। और एलम्स की खास बात क्या है, ये एक एंटी जर्मिसाइड्स, इनको हम जर्मिसाइड्स बोलते हैं। जर्मिसाइड्स का मतलब है जो पानी को प्यूरिफाई करें, जो पानी के अंदर जर्म्स हैं उनको किल करें। तो इसलिए ये कौन से, इन अलम का फार्मूला क्या होता है, अलम में डबल सल्फेट्स होते हैं। सो आंसर इज फिफ्थ। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखिए, मैच द लिस्ट 1 and 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। अब हमें क्या करना है, इन सब की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, मतलब वही वैलेंसी बतानी है। अब वैलेंसी हमने लास्ट लेक्चर में सीखी है, N2O, O की कितनी होती है, -2। तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा, 2x। तो 2x - 2 इक्वल टू में 0, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसकी तो 1 है, परफेक्ट है, a का 1 आना चाहिए। ठीक है, a का आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, 1। फिर आगे बढ़ते हैं, सेकंड का क्या है, NO। तो NO में O -2 होता है, N +2 होता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, +2 आ गई। N2O5 को अगर हम चेक करें, N2O5, इसका -2, इसका x, तो 2x - 10 = 0। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 5। तो इसकी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो C की क्या आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। C की क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज C, 1, 2, 5 and 4। इसकी 4 आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। वाई इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल केमिकली लेस एक्टिव। देखिए नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, आपको पता होगा। अगर इसको ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर आपने इसकी बॉन्ड लेंथ को तोड़ना है, चलिए तो कौन सा बॉन्ड है नाइट्रोजन में, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, मतलब क्यों, क्योंकि इसकी डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। इसको डिसोसिएशन एनर्जी क्या है हमारे पास, ज़्यादा है। व्हाट इज़ द आंसर इज सी।
इट हैज़ अ हाई डिसोसिएशन एनर्जी, इसकी एनर्जी डिसोसिएशन की क्या है, ज़्यादा है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। येलो कलर ऑफ यूजुअल नाइट्रिक ऑक्साइड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द, देखिए येलो कलर हमेशा होता है NO2, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है HNO3। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड में थोड़ा थोड़ा NO2 भी प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका जो कलर हो जाता है वो क्या हो जाता है, कुछ टाइम के बाद येलो हो जाता है HNO3 का। आपके लिए कुछ बता दूं, HNO3 को क्वीन ऑफ केमिकल भी बोलते हैं, क्वीन ऑफ केमिकल भी इसको हम बोलते हैं, और H2SO4 को हम किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, हु इज़ द किंग एंड हु इज़ द क्वीन, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9। When iron is left exposed in open air, it get rusted. Yes, आयरन में क्या लगने लग जाता है, जंग लगने लग जाता है जब हम उसको ओपन एयर में रखते हैं। किसके कारण लगता है, तो देखिए सीधी सी बात है, एक ऑक्सीजन के कारण लगता है, एक मॉइस्चर के कारण लगता है। CO2 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो आंसर इज 1 और 2, तो 9th का आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। अच्छा, आयरन के जंग लगने की कुछ बातें पढ़ लेते हैं। देखिए जब आयरन को जंग लगता है तो आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आयरन की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, बिकॉज यहाँ हम बोलेंगे इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया आयरन का। ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की रिडक्शन हो जाती है। देखिए ऑक्सीजन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, +4H पॉजिटिव। ठीक है, और हमारे पास O2 किस में चेंज हो जाता है, OH नेगेटिव में चेंज हो जाता है। ठीक है, OH नेगेटिव में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ 2 ले लेते हैं हम बैलेंस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, तो OH नेगेटिव में चेंज हो जाता है। तो O2 की क्या होती है, O2 की हमारी रिडक्शन होती है। ठीक है, और Fe की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आंसर इज 1 और 2, तो इसका आंसर सिंपल क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 और 2। 10th क्वेश्चन है हमारे पास। 10th क्वेश्चन का मतलब क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम अ dilute एसिड। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्ले नहीं कर सकता। देखिए सीधी सी बात है, हमारे पे एक सीरीज़ होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़। और उस सीरीज़ की खास बात क्या होती है, उस सीरीज़ से हम ये बताते हैं कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन नहीं रिएक्टिव है। जो सबसे नीचे होगा, ठीक है, और मान लो एक कॉपर की वैल्यू, यहाँ पर हाइड्रोजन की वैल्यू है इस सीरीज़ में, और यहाँ पे कॉपर की वैल्यू है सीरीज़ में, तो मतलब कॉपर नीचे है। अगर कॉपर नीचे है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन गैस से वो हाइड्रोजन गैस को इवोल्व नहीं कर सकता कॉपर। जब भी कॉपर को हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, जैसे मान लो कॉपर, ये रहा कॉपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम अ dilute एसिड। मान लो मैं इसको HCl से रिएक्ट कराता हूँ, तो कॉपर को जैसे मैं HCl से रिएक्ट कराऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, CuCl2 और प्लस में H2। ये नहीं हो सकता, ये कॉपर के केस में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी से भी क्या है, ज़्यादा है। कॉपर नीचे है, कॉपर की वैल्यू क्या है, नीचे है, जो इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज में नीचे लाइज करता है। तो इसलिए कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता फ्रॉम द dilute एसिड। जिंक कर लेता है, मैग्नीशियम कर लेता है, आयरन कर लेता है, क्योंकि ये सब यहाँ लाइज करते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर लाइज करते हैं। ये हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए ये नहीं कर सकता। सो आंसर इज बी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन एल्कली मेटल्स रिएक्ट रिएक्ट विद वाटर, जब वो वाटर से रिएक्ट करेंगी, कौन, एल्कली मेटल मतलब जैसे Na, वाटर से रिएक्ट करा इसने Na ने, तो क्या बन गया, NaOH प्लस H2। हाँ, ये बन गया। इसको 2 टाइम्स ले लेते हैं, यहाँ भी 2 टाइम्स ले लेते हैं, यहाँ भी 2 टाइम्स ले लेते हैं, रिएक्शन हमारी बैलेंस होगी, H2 निकल गया। ठीक है, तो व्हेन एल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रोड्यूस। सीधी सी बात है, हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर नहीं है। देखिए अमोनियम नाइट्रेट तो है, अमोनियम नाइट्रेट को तो हम डालते हैं, ये तो है अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया भी है, ये CaCN2 भी होता है, बट ये नहीं होता। अब देखिए ये दोनों सेम मत समझिएगा आप, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, माने CN यहाँ पे लिगेंड्स है और वो एक सिंपल कंपाउंड है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, ये कभी भी हमारा नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्योंकि ये एक सिंपल कंपाउंड है, ये यूज़ होता है एज अ फर्टिलाइज़र।
ठीक है। 13 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच द गैसेज S2 नियॉन O2 एंड N2 आर। देखिए O2 तो O2 जो होती है उसका, अच्छा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पहले हम समझते हैं। मान लो आपके पास दो दो चीज़ें इस बीकर में है, ठीक है, मान लो वाटर है और मिथेनॉल है CH3OH, और इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। इसका वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है और मिथेनॉल का 102 डिग्री सेल्सियस है। अब आप चाहते हो ये दोनों अलग हो जाए, वाटर अलग हो जाए, मिथेनॉल अलग हो जाए, तो आप एक प्रोसेस करोगे, इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम ये करेंगे, और जैसे ही हम ये करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, इससे एक बात होगी, वो क्या होगी कि H2 जो है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये क्या होगा, निकल जाएगा, ये क्या होगा, उड़ जाएगा। H2 क्या जल्दी उड़ जाएगा और ये बचा रह जाएगा क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इन सब में से जो O2 होती है वो बहुत स्टेबल होती है, तो O2 तो सबसे बाद में निकलेगी, ठीक है, सबसे बाद में वेपोराइज होगी। तो O2 वाला ऑप्शन देख लो, सबसे लास्ट में कौन सा है, ये सबसे लास्ट में। हाइड्रोजन तो सबसे जल्दी जाएगी, फिर नियॉन जाएगी, फिर नाइट्रोजन जाएगी, तो आंसर इज बी। 13 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 14 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट विच नेवर एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन एनी ऑफ इट्स कंपाउंड। फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो तो कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है हमारा, वो कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, क्योंकि उसका चार्ज जो होता है हमेशा नेगेटिव में होता है। 15 क्वेश्चन, द मेटल कंपाउंड कॉमनली फाउंड इन सिंदूर। देखिए सिंदूर हम लगाते हैं, कुमकुम उसको बोलते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंदूर का फार्मूला क्या होता है, सिंदूर का ये फार्मूला होता है Pb, ठीक है, Pb2O3। इसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड, Pb को हम लेड बोलते हैं, तो सो दिस इज लेड होता है उसके अंदर। तो विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स पोल्यूट्स द एयर ऑफ ए सिटी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल। देखिए ऑटोमोबाइल में हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, और पेट्रोल में हम एक एलिमेंट डालते हैं जिसका नाम क्या होता है, टेट्रा इथाइल लेड। कौन सा एलिमेंट डालते हैं हम, टेट्रा इथाइल लेड। व्हाट इज टेट्रा इथाइल, तो दिस इज इथाइल 4 टाइम, हियर इज द Pb लेड, ओके। तो टेट्रा इथाइल लेड डालते हैं, ठीक है। तो लेड इज द पॉल्यूटेंट, ये क्या है, एक तरह का पॉल्यूटेंट है। कहाँ पे पॉल्यूटेंट है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, सिंपल थिंग। चलिए 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीजन एंड ओजोन आर, दी ऑक्सीजन एंड ओजोन के एक दूसरे के क्या हैं, एलोट्रॉप्स हैं, एलोट्रॉप्स हैं, क्योंकि O2 और ये O3, तो ये O2 है और ये O3 है, तो मीन्स ये दूसरे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एलोट्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एलोट्रॉप्स कहलाएंगे। तो 17 का कितना आ गया, 17 का ए ऑप्शन आ गया। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो आप अब देखिए क्वेश्चन ना एप्लीकेशन बेस्ड जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, एल्यूमिना तो एक तरह का कंपाउंड है। ब्रास में क्या होता है, कॉपर होता है और जिंक होता है, ठीक है। और ब्रोंज होता है, ब्रोंज में क्या होता है, कॉपर होता है और टिन होती है, कॉपर और टिन का फॉर्मूला बता दो कोई भी, Sn। ये ब्रॉन्ज में होती है, ये ब्रास में होता है, ठीक है। 80% कॉपर होता है, 20% जिंक होती है, यहाँ पे 90% कॉपर होता है, 10% टिन होती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक तरह का एलॉय है, ये भी कंपाउंड है एक तरह का। सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2, ये भी एक तरह का कंपाउंड है। कौन सा एलिमेंट है, ग्रेफाइट इज प्योर कार्बन। तो आंसर इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, तो आंसर इज 18th का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रेफाइट, ठीक है। एल्यूमिना तो Al2O3 है, ये हमारा कोई एलिमेंट नहीं हुआ, एल्यूमिना हमारा कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। 19th क्वेश्चन देखते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज एज अ मॉडरेटर, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी, हैवी वाटर। तो 19th का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। दिस इज द हैवी वाटर इज द मॉडरेटर।
मॉडरेटर। 20 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? मरकरी, ये तो सबको पता है, 20 का फर्स्ट। ठीक है। 21, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट एल्यूमिनियम इज लेस ईजली कोरोडेड देन आयरन बिकॉज। देखिए आयरन पे और एल्यूमिनियम पे, एल्यूमिनियम इज लेस ईजिली कोरोडेड देन आयरन। इन दोनों में से अगर हम जंग लगने की बात करें तो किस पे फटाफट से जंग लग जाएगा? आयरन पे फटाफट से लग जाता है, एल्यूमिनियम पे लेस ईजिली कोरोडेड देन आयरन। इसका मतलब लेस ईजिली कोरोडेड देन आयरन मतलब एल्यूमिनियम इतनी जल्दी कोरोड नहीं होता जितनी जल्दी आयरन हो जाता है। तो इसका रीज़न यही हो सकता है कि आयरन अपना फटाफट से आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। अभी मैंने आपको रिएक्शन बताई थी कोरोजन की, आयरन से Fe+2 बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो फटाफट से वो ऑक्सीडेशन अपनी कर लेता है, तो ईजिली किस में चेंज हो जाता है? वो Fe+ में चेंज हो जाता है वो। इसलिए आयरन जो है अंडरगो फॉर्म इमीडिएटली आयंस, तो इस करके वो ज़्यादा कोरोजन क्रिएट करेगा एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, a small equal quantity of a following 4 samples of water are placed in 4 beaker of 100 ml capacity. Their boiling point determined accurately using the same thermometer. Which sample of water will have the lowermost boiling point as compared to the other three? ये 4 तरह के पानी दे रखे हैं आपको, इन चारों में आपको बताना है ऐसा कौन सा पानी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्या है? लोवेस्ट है। तो वो कौन सा पानी होगा? वो पानी होगा हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि उसमें आयंस ही नहीं है, वो डिस्टिल्ड वाटर है क्योंकि वहाँ पे आयंस क्या है? लैक ऑफ आयंस है, उसमें आयंस है ही नहीं, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है। 23, विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन? इनमें से कौन है जो हाइड्रोजन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है? तो हाइड्रोजन से भी ज़्यादा रिएक्टिव आंसर क्या आ जाएगा इसका? 18। ये सारे आप देखो, मरकरी देखो, सिल्वर देखो, कॉपर देखो, ये सब हाइड्रोजन के नीचे नीचे लाइज करेंगे। ठीक है। बट टिन जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर लाइज करेगा, मतलब टिन ज़्यादा रिएक्टिव है। ये सीरीज़ कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़। दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़। ठीक है। तो इन सब में से, मरकरी में से, कॉपर में से, सिल्वर में से, टिन में से, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़ में जो हाइड्रोजन से भी नीचे है, सबसे नीचे इनमें से कौन है? टिन है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा सबसे ऊपर, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर जो है वो टिन है, बाकी सब नीचे नीचे हैं। तो जो ऊपर होगा वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये सीरीज़ कौन सी होती है? ये इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़ होती है। एक बार मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। देखिए एक बारी इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़ क्या है। देखिए ये हमारे पास डायग्राम है। अब आप इसमें चेक करें ध्यान से, ये देखो कौन कहाँ पर है। अगर हम चेक करें इसमें तो सबसे ऊपर कौन है यहाँ पर? देखिए ये रहा हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है। अब हाइड्रोजन से नीचे देखें और हाइड्रोजन से ऊपर देखें। ये रहा कॉपर ऑप्शन में था, ये रहा सिल्वर ऑप्शन में था, बट टिन देखो कहाँ पर है? ये रहा टिन, मतलब ये हाइड्रोजन से क्या है? ऊपर है, और ये सारे हाइड्रोजन से क्या है? नीचे हैं। तो ये नीचे वाले तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, बट ये एसएन जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ऊपर से जब हम नीचे आते हैं ना, वो ऊपर वाले नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ऐसा हम इस इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़ में देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें सबसे मेन चीज़ क्या आ जाएगी इसके अंदर? इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर कौन है? वो टिन है। ठीक है। तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से इस मामले में, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमोटिव में हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजिशन मेटल? ट्रांजिशन मेटल का मतलब होता है डी ब्लॉक, SPDF, इसको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल को देखने के लिए नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हैज़ मैक्सिमम कंसंट्रेशन, तो सबको पता है नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन ही है सरफेस पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट? तो इनमें से कौन ऐसा है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें एसिड में से और सॉल्ट बना दें? देखिए जिंक,
अगर आप जिंक को देखें, जिंक को हम H2SO4 के साथ रिप्लेस करते हैं तो क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और प्लस H2 निकल जाता है। तो जिंक ने क्या करा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एसिड में से। सो आंसर इज सी, 26 का सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। एक बार देख लेते हैं 27 भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है? मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, कंडेंसेशन ऑफ लिक्विड, कंडेंसेशन तो फिजिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ कोयल यस, रस्टिंग ऑफ आयरन यस, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन इज आल्सो फिजिकल चेंज, फिजिकली तो हुआ है। तो ये दो जो हैं हमारे ये केमिकल चेंज है, तो 3 एंड 4, तो 27 का सी आंसर आ जाएगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स, तो इनमें से रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स बताना है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? देखो एस ब्लॉक वाले सबसे ज़्यादा होते हैं, Na होता है, फिर Mg होता है, ठीक है, और फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन शो करता है? जिंक, और उसके बाद कौन शो करता है? कॉपर। तो सबसे फर्स्ट पर डी आंसर हमारे पास आ जाएगा। 28 का हमारे पास कितना आंसर आ गया? डी आंसर आ गया। ओके, चलिए 29 की तरफ मूव कर रहे हैं फटाफट। आज 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लेने हैं। देखिए क्वेश्चन तो हम जल्दी करवा दें, बट आपको एक एक चीज़ समझानी पड़ती है, इसीलिए टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। 29, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होता है। तो धीरे धीरे चलेंगे, अच्छे अच्छे समझेंगे, कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, कॉन्सेप्ट तो यही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड, यस। आयनिक कंपाउंड को पानी में घोलो, पानी हमारे पास है H2O। अगर आप आयोनिक कंपाउंड जैसे NaCl है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसको आप इसमें डालेंगे तो डिजोल्व होगा अच्छे से। पुअर सॉल्वेंट फॉर कोवलेंट, यस, कोवलेंट बॉन्ड ही नहीं टूटता, सो फर्स्ट इज करेक्ट। वाटर इज गुड सॉल्वेंट, गलत, फर्स्ट का कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैक्सिमम डेंसिटी कितने पर होती है वाटर की? 277 केल्विन, दिस इज द करेक्ट। So first is correct, third is correct. Where is the first and third? This is the first and third. So answer is A. 29 का आंसर क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। Now move on to the 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 बाद में करते हैं, अभी हम 31 पे चलते हैं। A mixture containing SiO2, NaCl and NH4Cl is taken to separating the constituents. The stable steps, देखिए मैंने अभी आपको बताया था, ये मिक्सचर है हमारे पास NaCl का, NH4Cl का, इसको हमने अलग अलग करना है। तो कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से सीधा गैस बनाना। फिर है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब होता है सॉलिड को लिक्विड में घोलना। फिर है फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसकी फ़िल्टर करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका क्रिस्टलाइजेशन। तो ये 4 स्टेप अगर हम फॉलो करें ना सीक्वेंस वाइज, तो ये सारे के सारे सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। तो 31 का आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। 31 का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। 32 देखते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ केमिकल प्रोसेस, चलो बताओ। डिस्टिलेशन ऑफ सॉल्टी वाटर, डिस्टिलेशन कर रहे हैं हम सॉल्टी वाटर की, क्या ये केमिकल है? नो, दिस इज द फिजिकल प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन इज द फिजिकल प्रोसेस। प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन फ्रॉम द सी वीड्स, यस, यहाँ बहुत सारी रिएक्शन करनी पड़ेंगी, दिस इज द केमिकल। सब्लिमेशन इज आल्सो फिजिकल। सो 32 का क्या आ जाएगा हमारे पास? सी आ जाएगा। 33 देखते हैं। आयरन नेल्स आर डिप्ड इनटू ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आफ्टर सम टाइम्स आयरन नेल्स आर, देखिए आयरन नेल्स का मतलब कीले, आयरन की छोटी छोटी कीलों को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ड कर रखा है। आपको पता होना चाहिए कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ठीक है, और आयरन को हमने डिप्ड कर रखा है। तो हमें देख करके बताना है अब, तो क्या हो जाएगा आयरन की, जब कॉपर सल्फेट में हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए सीधी सी बात है, ये आयरन है और इसको हमने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा है, क्या बन जाएगा? FeSO4 बन जाएगा, कॉपर हट जाएगा, मतलब कॉपर का जो ब्लू कलर है वो हट जाएगा। कॉपर का ब्लू कलर कॉपर में चेंज हो रहा है वो, तो कॉपर का ब्लू कलर हट रहा है। तो व्हाट इज़ द आंसर? अगर हम आंसर पढ़ें, डिजोल्व एंड ब्लू कलर इज डिस्चार्ज, क्या घुल जाएगा आयरन? नहीं, आयरन तो नहीं घुलेगा,
डिजोल्व बट कॉपर कलर, ये तो गलत हो गया, नॉट वाला भी गलत हो गया, सो आंसर इज डी। नॉट डिजोल्व बट ब्लू कलर इज डिस्चार्ज। आयरन डिजोल्व थोड़ी होगा, आयरन तो सल्फेट में चेंज होगा, घुला थोड़ी। नॉट डिजोल्व बट ब्लू कलर जो था कॉपर का वो खत्म हो गया, ब्लू कलर इज डिस्चार्ज। 34 सिल्वर वेयर टर्न्स ब्लैक आफ्टर अ पीरियड। देखिए आप सिल्वर की कोई चीज़ लेकर आते हैं तो क्या हो जाता है, उस पर काला 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 ब्लैक कलर आने लग जाता है, वो H2S के कारण आता है। H2S माने सल्फाइड्स के कारण आता है। सो आंसर इज 34 का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि एयर में H2S होती है, इसके कारण ये सिल्वर के साथ रिएक्ट कर जाती है और सल्फाइड्स बना लेती है, इसके कारण हमारा जो चीज़ होती है वो ब्लैक हो जाती है। 35 विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट। परमानेंट हार्डनेस, देखिए दो तरह की हार्डनेस है, एक है टेम्पोरेरी हार्डनेस, एक है परमानेंट हार्डनेस। अगर मैं परमानेंट हार्डनेस की बात करूं, ये होती है किन के कारण, क्लोराइड्स के कारण, सल्फेट्स के कारण, कार्बोनेट्स के कारण, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, इसके कारण परमानेंट हार्डनेस होती है। टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होती है, ओनली बाइकार्बोनेट्स के कारण, किसके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। दिस इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, इनके कारण होती है। तो व्हाट इज द आंसर इज, किनके कारण होती है, परमानेंट की बात पूछिए, क्लोराइड्स के कारण, सल्फेट्स के कारण। तो 1 और 3 है ऑप्शन में, यस बी, बी इज द करेक्ट आंसर। सल्फेट और क्लोराइड परमानेंट, बाइकार्बोनेट टेम्पोरेरी, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी हमने बस कंप्लीट 50 करने हैं आज, तो 50 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे आज, अपने अर्धशतक मारेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, 36 क्वेश्चन हमारे पास है, 36 को अच्छे से समझ लेते हैं। 36 कह रहा है विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग मेथड इज नॉट इफेक्टिव इन रिमूविंग आर्सेनिक फ्रॉम द कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर। आपको पता है ग्राउंड वाटर में क्या होता है, ग्राउंड वाटर में क्या होता है, आर्सेनिक होता है। अब आर्सेनिक ग्राउंड वाटर में होता है तो ये तो बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाता है वाटर में, तो आप सिंपल बॉइलिंग से इसको रिमूव नहीं कर सकते। देखिए बॉइलिंग से हम केवल टेम्पोरेरी इम्प्योरिटी को हटा सकते हैं, केवल बॉइलिंग करके, बॉइलिंग से इसको नहीं कर सकते, नॉट इफेक्टिव, बॉइलिंग इज नॉट इफेक्टेड। हाँ आयन एक्सचेंज करो, कोगुलेशन करो, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये तो बहुत इफेक्टेड है, बट बॉइलिंग इज नॉट पूछा, देखो नॉट पूछा है, तो बॉइलिंग इतना जरूरी नहीं। बॉइलिंग से तो हम बस छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ को हटा सकते हैं, आर्सेनिक जैसी आर्सेनिक जैसी इम्प्योरिटी को हटाना बड़ा मुश्किल है। मूव ऑन टू द 37 क्वेश्चन। ब्रॉन्ज इज ऑफन यूज टू मेक स्टैचूज एंड मेडल्स वेयर एज ब्रास इज यूज इन यूटेंसिल्स। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉन्ज, मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि ब्रॉन्ज का मतलब क्या है, कॉपर प्लस टिन, दिस इज द ब्रॉन्ज। जिसमें जेड हो ना वहाँ जिंक नहीं होता, ब्रास में होता है जिंक, ब्रास में होता है जिंक, कॉपर प्लस जिंक। तो कॉपर प्लस एस एन, ये टी को एस एन बोलते हैं, कॉपर प्लस एस एन ब्रास में, और कॉपर प्लस जिंक ब्रास में, कॉपर प्लस एस एन ब्रॉन्ज में, ठीक है। ब्रॉन्ज में जेड है ना, तो आप जिंक नहीं लेना, आपको ध्यान रखना, जिंक हमने नहीं लेना। तो ब्रॉन्ज में ये मेडल्स बनते हैं ब्रॉन्ज के, ब्रास से यूटेंसिल्स बनते हैं, साइंटिफिक अपरेटस बनते हैं। बोथ ब्रास एंड ब्रॉन्ज आर कॉपर, इन दोनों में कॉपर है, देखो यहाँ भी कॉपर है और यहाँ भी कॉपर है, बट दोनों में फ़र्क क्या है, येट दे डिफर इन देयर केमिकल कंपोजिशन, ये केमिकल कंपोजिशन में डिफर करते हैं। क्यों डिफर करते हैं, क्योंकि ब्रास में क्या होता है, जिंक होता है, और ब्रॉन्ज में क्या होता है, टिन होता है। सो द आंसर इज, देखो यहाँ जेड है ना, तो आप जिंक नहीं लेना, इसका मतलब जेड है तो जिंक नहीं लेना, ध्यान रखना, टिन लेना है, मतलब एसएन लेना है, टिन को एसएन बोलते हैं, ठीक है। और ब्रास में कॉपर और जिंक होता है, कितना कितना होता है, 80 प्लस 10%, 80% कॉपर 10% जिंक। ऐसे ही ब्रॉन्ज में कॉपर प्लस टिन होता है, कितना कितना होता है, 90% कॉपर 10% टिन। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, सिंपल थिंग, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 38 ए सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, अगर हम देखें, a solution in test tubes containing H2O and aqueous NaOH can be differentiated। देखो एक solution है, उसमें क्या क्या है, उसमें H2O है और NaOH है। अब NaOH तो क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। और बेस का क्या काम होता है, आपको पता है ना, एसिड जो होता है वो ब्लू को रेड करता है, लिटमस को,
और बेस जो है वो रेड को ब्लू करता है। ये मैंने याद करवा रखा है आपको, ABCD से आप याद करना है। ए के बाद बी आता है ना, तो एसिड बी से रेड और बेस रेड से ब्लू। तो इसमें NaOH है तो हम लिटमस लेंगे। कौन सा लिटमस लेंगे? रेड से ब्लू वाले लिटमस लेंगे, तो रेड लिटमस लेंगे। सही। 38 का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ए। सिंपल थिंग। 39, a student heated some sulfur in a spatula and collected the gas X. Which one of the following is correct? देखो, एक सल्फर को उसने हीट करा है, मतलब ऑक्सीजन के साथ हीट करा है, तो क्या बना होगा? SO2 बना होगा। क्यों SO2 बना होगा? अब आपको कैसे पता लगा SO2 बना होगा, SO3 क्यों नहीं? देखो, अब उसने आगे क्या लिखा है, SO ऑप्शन में पढ़ो आप। X is SO2 and it's turn moist litmus into the red. It turns moist litmus into the red. ठीक है, it turn moist litmus into the blue. देखो, SO2 क्या है? एक तरह का एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड है। मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि SO2 में अगर मैं वाटर ऐड करूँ दूँ तो H2SO3 बन जाता है, मतलब एसिड बन जाता है। और जो एसिड होता है ना, उसका काम क्या होता है? ब्लू को रेड करना, मतलब किसी लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देना। तो मोइस्ट लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, कौन से वाला? मोइस्ट को रेड में करेगा, ये वाला ऑप्शन सी। 39 का क्या आ जाएगा? सी। क्योंकि SO2 एसिडिक है, एक तरह का ऑक्साइड है, जैसे CO2 होता है। अगर आप CO2 को H2 के साथ रिएक्ट करोगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, H2CO3। ठीक है, तो ये एसिड बन रहा है ना, एसिड बन रहा है ना, इसलिए। चलिए जी, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन। एक हमारे पास क्या है? all the element in a group family having common valency, for example all carbon, silicon, germanium, tin, lead, काशी गए संत प्रभु। 4 होती है उसकी वैलेंसी। हमसे पूछ रहे हैं however some of these elements can have valency 2। ओके, तो समझिए, काशी गए संत प्रभु, इन सब की वैलेंसी जो होती है वो होती है +4। बट ये जो लास्ट के 3 है ना, इनकी +2 भी होती है। अब ये +2 क्यों है, ये बहुत डिटेल से हमने पढ़ा है। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये +2 इनकी क्यों शो करते हैं? ये ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है सर? डिटेल से मैं सिखाऊंगा, अभी जब टॉपिक करवाऊंगा तब सिखाऊंगा। तो अभी के लिए सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर F ऑर्बिटल आती है, तो F ऑर्बिटल आने के कारण पोर शील्डिंग होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में सिखाने वाला हूँ। अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। When the copper rod is dipped in aqueous silver nitrate solution, the color of solution changes to blue. This is because, ठीक है। अभी हमने क्या करा है, किसको किसको डाला है? कॉपर रोड को डाला है। कहाँ पे डाला है? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाल के देखते हैं। ठीक है, ये कॉपर की रोड है और ये सॉल्यूशन कौन सा है? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो जैसे हमने कॉपर की रोड को डाला है सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में, द कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस टू ब्लू। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि कॉपर का कलर क्या हो गया? ब्लू हो गया। तो इसका मतलब है कॉपर से कहीं ना कहीं कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई है, कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई है, तभी उसका कलर ब्लू हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं ब्लू कलर होता है तो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना होता है? +2 होता है, तभी वो ब्लू बनता है। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि Ag इज़ मोर ईजली रिड्यूस देन द कॉपर, क्योंकि कॉपर की तो ऑक्सीडेशन हुई है ना। यहाँ पर देखो, आप चेक करो, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, तो रिडक्शन किसकी हुई है? Ag की हुई है। तो सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर को अगर हम चेक करें तो Ag की क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी, और कॉपर की क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इसलिए सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। अब मुझे कैसे पता लगा Ag की रिडक्शन हो जाएगी, कॉपर की ऑक्सीडेशन हो जाएगी? वही सीरीज़, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़, एक बार वो चेक करवाता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़ क्या है हमारी? ये रही हमारी इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़। अब इसमें आप चेक करो कौन कौन कहाँ पर है। एक हमने क्या देखना है? कॉपर, और एक हमने देखना है सिल्वर। देखो, सिल्वर नीचे है, सिल्वर क्या है? नीचे है, नीचे है, देखो ये रहा सिल्वर। कॉपर कहाँ है? ये रहा कॉपर। तो इसका मतलब किसकी रिडक्शन ज़्यादा होगी? Ag की, क्योंकि Ag की रिडक्शन वैल्यू किस में है? पॉजिटिव में है।
मतलब Ag की रिडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। कॉपर की रिडक्शन वैल्यू पॉजिटिव में कम है, तो कॉपर की रिडक्शन नहीं होगी, कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी। जिसकी वैल्यूज़ नीचे नीचे जा रहे हैं ना, ये रिडक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। और जिनका रिडक्शन क्या है, ज़्यादा वैल्यू है ना, इसका मतलब वो सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये नीचे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इनका रिडक्शन जल्दी से हो। तो कॉपर और एजी में एजी का रिडक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है कॉपर के मुकाबले, कॉपर की कम है। तो कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो जब कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि वो क्या शो करेगा, फिर उसकी क्या होने वाली है, Cu से +2 बनने वाला है। इसका मतलब कि कॉपर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड, Ag क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, द मोस्ट मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर रिवॉल्व। देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद ही करना होगा गन पाउडर में से क्या क्या निकलता है। एक नाइट्रोजन निकलती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये आपको याद ही करना होगा, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, A glass of water does not turn into ice at reaches to 0 डिग्री सेल्सियस। पानी है, पानी को बर्फ़ जम जाना चाहिए 0 डिग्री पे, बट नहीं बनता। क्यों नहीं जमता, क्योंकि अभी ग्लास के अंदर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लास की भी कुछ हीट होगी, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। जब वो हीट बाहर निकलेगी तब ये बर्फ़ जमेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर डज नॉट सॉलिडिफाई, ऐसी तो बात नहीं है। सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड, सप्लाइड नहीं, बाहर निकालनी है। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट देनी नहीं है, हमने सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, तो इसलिए ये देखो, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड, नो सप्लाइड नहीं करनी। ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी टेकन आउट, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर वो सर्टेन अमाउंट हम टेकन आउट कर देना, फिर वो बाहर निकल जाएगा। 45 क्वेश्चन, तो 44 का सी आ जाएगा। 45, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोडा लाइम ग्लास। देखिए सोडा लाइम ग्लास क्या होता है, जो हम जितने भी हम अपरेटस देखते हैं ना केमिस्ट्री के ग्लास से बने हुए, उन सब में क्या होता है, सोडा लाइम होता है। अब सोडा लाइम जो ग्लास होता है उसमें कौन सी चीज़ होती है, सिलिका होती है। एक कांच का ग्लास का फार्मूला भी है, ग्लास जनरली रेत से बनता है, और रेत का फार्मूला क्या होता है, SiO2। तो इसको हम सिलिका बोलते हैं, वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्लास, सिलिका। तो 45 का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 46, विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव एलोट्रॉप। भाई नाइट्रोजन का कोई एलोट्रॉप नहीं होता, एन में वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड होता है, बस N2 ही होता है। बड़ी मुश्किल से N3 बनता है, वो भी एक रेयर कंडीशन, रेयर कंडीशन में बनता है, क्योंकि ये 3 बॉन्ड को तोड़ना ही इतना औखा काम है, आप और इसके साथ कुछ जोड़ ही नहीं सकते। तो कौन सा एलोट्रोप नहीं है, तो नाइट्रोजन, सी। ठीक है, डी आयोनाइज वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय। देखिए डी आयोनाइज का मतलब है पानी में से आयन खत्म हो गए। तो कैसे पानी में से आयन खत्म करेंगे, या तो बॉइलिंग कर दो अच्छे से, तब हो जाएगा। अभी बॉइलिंग का ऑप्शन तो है नहीं, तो आयन एक्सचेंज करना पड़ेगा, उसके आयन्स को क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो, तब बन जाएगा। सो आंसर इज 47, बी, डी आयोनाइज इज आयन एक्सचेंज रेजन प्रोसेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ 2 कैटायन हो, 2 कैटायन और 2 एनायन हो, इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। ठीक है, 2 एनायन। अब देख लो कहाँ है, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये देखो K2 ये एक कैटायन है, Al2 ये एक कैटायन है, ये सल्फेट एनायन है, ये भी एनायन है। सो आंसर इज जहाँ 2 कैटायन 2 एनायन, दिस इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। 49, द एसिड इज गैस्ट्रिक। देखिए गैस्ट्रिक में क्या होता है, HCl होता है, सिंपल थिंग। गैस्ट्रिक एसिड जो हमारे पेट में होता है, जो डाइजेशन के काम आता है। पेट में क्या डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होते हैं और कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को कौन कौन से एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझे लिख के बताइए। ठीक है, और फैट्स कहाँ डाइजेस्ट होते हैं और उसको कौन कौन से एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं, ये सारी आप मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो दीज आर द 49 क्वेश्चन। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन बचता है, हमें बताना है स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट है, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डिसअपीयर व्हेन इट इज हीटेड स्ट्रांगली। यस, बिल्कुल सही कह रहा है। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं उनका फार्मूला होता है ये 5H2O, दिस इज कॉल्ड हाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो अगर मैं इसको हीट करूँगा तो ये वाटर हट जाएंगे,
हीट करने में खाली कॉपर सल्फेट बचेगा, तो इसलिए ब्लू कलर आ जाता है। और वाटर चले जाएंगे तो ये ब्लू कलर भी डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि ये सारा ब्लू कलर है। वाटर निकल गया तो ब्लू कलर भी डिसअपियर। ड्यू टू हीटिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइज हो, यस परफेक्ट। हीटिंग करने से ये H2O पेंटा वाटर निकल जाता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर द करेक्ट, आंसर इज ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सो हेयर इज द 50 क्वेश्चन। आज हमने 50 क्वेश्चन को फिनिश किया। कल आपसे मुलाकात दोबारा होगी, तो फिर हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।